गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अ न्यू कॉन्सेप्ट। देखिए लास्ट क्लास में हमने बात कर ली स्टेम के बारे में, हमने बात कर ली रूट के बारे में, हमने बात कर ली लीफ के बारे में, जो तीनों के तीनों वेजिटेटिव पार्ट थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। और मॉर्फोलॉजी में जब हमने रूट, स्टेम और लीफ देखा तो हमने उनके मॉडिफिकेशन भी देखी कि कौन कौन से मॉडिफिकेशन हुए, तो चाहे वो स्टोरेज ऑफ फूड के कॉन्सेप्ट पे रहा हो, चाहे वो प्रोटेक्शन के लिए रहा हो या कोई और दूसरे कामों के लिए रहा। जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट की, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में सबसे पहला जो नाम आता है वह है इसका, यानी कहीं जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो किसी भी प्लांट का वो कौन सा है? फ्लावर। दरअसल आप ये देखिए कि जो मेरिस्मेटिक सेल्स हुआ करती थी, मेरिस्मेटिक सेल्स प्लांट में, मेरिस्मेटिक सेल्स का काम क्या होता था? मेरिस्मेटिक सेल्स का काम होता था कि मेरिस्मेटिक सेल कंटिन्यूएशन में डिवाइड होती थी और डिवाइड होने के बाद किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में अपने आप को कन्वर्ट कर लेती। तो अब यदि मैं देखूं कि फ्लावर भी एक्चुअली में एक तरीके का मेरिस्मेटिक टिश्यू है, या यूं कहिए कि जो सूट अपेक्स से, सूट अपेक्स यही मॉडिफाई होता है और मॉडिफाइड होकर किसका फॉर्मेशन करता है? फ्लावर का फॉर्मेशन करता है। सूट अपेक्स या जो टिप वाला पोर्शन होता है वही जो है तो सूट में या यूं कहिए कि फ्लावर में कन्वर्ट तो हो जाता है। तो आप कह सकते हैं फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट और ये सूट पार्ट होता है। अब यही सूट पार्ट में क्या होगा? मेरिस्मेटिक सेल्स बनेंगी, मेरिस्मेटिक सेल्स होंगी और यही मेरिस्मेटिक सेल्स एक्चुअली में फ्लावर मेरिस्मेटिक, इसी को हम कहते हैं एपिकल मेरिस्मेटिक, और ये एपिकल मेरिस्मेटिक कन्वर्ट होता है किसमें? फ्लावर मेरिस्मेटिक। मीन्स जो एपिकल मेरिस्मेटिक है वही फ्लावर मेरिस्मेटिक में कन्वर्ट होता है और फ्लावर का फॉर्मेशन करता है। यदि आपने 9th क्लास में रिकॉल किया होगा तो आपको ध्यान होगा कि हमने 9th क्लास में ये बात पढ़ ली थी कि जो भी मेरिस्मेटिक सेल्स होंगे वो कंटिन्यूएशन में डिवाइड करेंगे और डिवीजन के दौरान वो जो नई सेल्स बनेगी वो किसी न किसी पर्टिकुलर फंक्शन को अडॉप्ट कर लेंगे और जिस फंक्शन को अडॉप्ट कर लेंगी वो स्ट्रक्चर कहलाने लगेगा। तो यहाँ पर हमने कहा कि फ्लावर मॉडिफाइड पार्ट है सूट अपेक्स का, और सूट अपेक्स में भी कौन सा मेरिस्मेटिक होता है? एपिकल मेरिस्मेटिक होता है। तो एपिकल मेरिस्मेटिक ही कन्वर्ट होता है किसमें? फ्लावर मेरिस्मेटिक में। अब यदि फ्लावर मेरिस्मेटिक की मैं बात करूं, या चूंकि सूट की बात हो रही है तो सूट में कौन सी दो चीजें होती हैं? सूट में मैंने लास्ट क्लास में भी बात की कि दो चीजें होती है, एक होता है नोट्स, दूसरा होता है क्या? इंटरनोट्स। नॉर्मली नोट्स वो पोर्शन होता है जिससे ब्रांचेस अराइज होने का काम होता है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? नोट। और ये जो इन दो नोट्स के बीच की जो खाली जगह है ये कहलाती है क्या? इंटरनोड। जैसे ही आप स्टेम के सूट अपेक्स में जो एपिकल मेरिस्मेटिक है वहां जब आप फ्लावर मेरिस्मेटिक की बात करते हैं तो जो इंटरनोड नॉर्मली इलोंगेशन का काम करता है, फ्लावर मेरिस्मेटिक में ये इलोंगेशन क्या करते हैं? स्टॉप कर देते हैं। इलोंगेशन की प्रोसेस को नहीं अडॉप्ट करता या इलोंगेशन नहीं करता। तो जब इलोंगेशन नहीं करेगा तो इलोंगेशन स्टॉप होता है और ये इंटरनोड किसमें कन्वर्ट होना शुरू होता है? फ्लावर में शुरू होता है, बनना शुरू होता है। उधर ये जो नोट्स होता है, नोट्स क्या करता है कि नोट्स से जैसे मान लीजिए जो एक स्ट्रक्चर निकला, या यूं कहिए कि आपका ये हुआ, ये एपिकल पार्ट हुआ। अब ये एपिकल पार्ट था, नॉर्मली होना क्या चाहिए कि एपिकल पार्ट ग्रो करता और नोड से क्या बनते? इंटरनोड बनते। लेकिन चूंकि ये नोड के बाद इंटरनोड बनेगा तो यहां पर एक नोड बनेगा, यहां पर एक नोड बनेगा, लेकिन ये इंटरनोड इलोंगेट होने का काम जब नहीं करता तो यहीं पे रह जाता और दूसरे नोड्स बनते हैं, और जो दूसरे नोड्स का जो इंटरनोड बनता है वो अलग अलग तरीके से डेवलप होने लगता है और किसके पार्ट बनाने लगता है? एक फ्लावर के पार्ट बनाना शुरू कर देता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो एपेक्स पोर्शन का जो नोड्स वाला पोर्शन है वो क्या करेगा? डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस बनाना शुरू करेगा। ये क्या है सर? फ्लोरल अपेंडेज। ये बनाएगा कौन? नोड्स। तो नोड्स के बाद जैसे नोड्स हो गया, नोड्स जो की लंबाई को, जो भी दो नोड्स के बीच की जो लंबाई होती है उसको इंटरनोड कहते हैं। तो ये इंटरनोड इलोंगेट नहीं हो रहा, ये वहीं का वहीं रहेगा, और जो दूसरे नोड्स है वहां से अलग अलग जो लीफ निकलने की जो प्रोसेस थी, बड का जो फॉर्मेशन होता था, उन लीफ की जगह कुछ अलग तरीके के स्ट्रक्चर निकले जिनको हम बाद में फ्लोरल अपेंडेजेस कहते हैं। जब हम फ्लावर अभी पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे कि ये फ्लोरल अपेंडेजेस क्या है, कैलेक्सिया, करोला है, एंडोशियम है या डायनोशियम। इनिशियली यदि आप देखें किसी भी फ्लावर को तो इनिशियली
जितने भी फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे वो सब सॉलिटरी रहेंगे, एक ही होता है। इनिशियली जब शूट अपेक्स में एक फ्लावर बने तो सिंगल एक फ्लावर बनेगा, लेकिन किसी भी पौधे में भी आप देखिए तो आपको केवल एक सिंगल फ्लावर नहीं मिलेगा, नंबर ऑफ फ्लावर मिलेंगे। अब इन नंबर ऑफ फ्लावर के अरेंजमेंट या इनकी पोजीशन के हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि इनका जो अरेंजमेंट होता है किसी भी स्ट्रक्चर में अपेंडेज एक्सिस में जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है इसी को हम कहते हैं क्या, इनफ्लोरेसेंस। क्या नाम दिया जाता है, इनफ्लोरेसेंस। मींस अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन अ पर्टिकुलर एक्सिस इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस। जब हम इनफ्लोरेसेंस की बात करते हैं तो अगेन इनफ्लोरेसेंस को हम दो भाग में देखते हैं, या यूं कहिए कि दो टुकड़ों में देखते हैं या दो पार्ट में देखते हैं। तो इनफ्लोरेसेंस दो तरीके का होता है, एक होता है कौन सा, रेसिमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, दूसरा होता है आपका साइमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस। अब ये बात आती है साहब इनफ्लोरेसेंस में ये रेसिमोस और साइमोस क्या है। देखिए रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस वो होता है जहां पर जो शूट फ्लावर होता है, या यूं कहिए कि अपेक्स का जो फ्लावर होता है, सबसे पहला जो फ्लावर होता है वो अपेक्स कंटिन्यू टू ग्रो, जबकि साइमोस में क्या होता है, जबकि साइमोस में ऐसा नहीं होता। जो अपेक्स फ्लावर होता है वो, मतलब कहने का ऐसा, आप एग्जांपल के तौर पर ऐसा देख लीजिए कि यदि ये कोई फ्लावर है तो ये ऊपर की तरफ बढ़ते जाए, मतलब जो ओल्ड फ्लावर होंगे पुराने वो आपको नीचे मिलेंगे, और जो यंग फ्लावर है वो आपको कहां मिलेंगे, ये कंडीशन मिलती है। ये किसमें देखने को मिलता है आपको, रेसिमोस में। जबकि आप साइमोस में देखेंगे तो जो ओल्ड फ्लावर होगा वो सबसे पहले यहीं पे मिल जाएगा आपको, और यंग फ्लावर इस तरीके से मिलते हैं। तो ये यंग होंगे और ये क्या होगा, ओल्ड। मीन्स कहने का ये है कि ओल्ड फ्लावर एक जैसे एक बार एक नया फ्लावर, जो पुराना फ्लावर होगा ना, उसके बाद उसमें और कंटिन्यू जो बाकी ग्रोथ होती है साइड में ग्रोथ होती है। रेसिमोस तकरीबन 7 तरीके के हैं जो देखने को मिलते हैं, अभी आपके सिलेबाई में नहीं है। साइमोस भी 3 तरीके के हैं जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। आप इतना समझिए कि फ्लावर का जो अरेंजमेंट है किसी भी एक्सेस पे उसको हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं, और इनफ्लोरेसेंस आपको 2 तरीके से देखने को मिलेगा, रेसिमोस और साइमोस। तो रेसिमोस में क्या होगा कि रेसिमोस में जो टॉप फ्लावर है, अपेक्स फ्लावर है, वो कंटिन्यू ग्रोथ करता जाएगा ऊपर की तरफ। लेकिन जो साइमोस होता है उसमें जो टॉप फ्लावर, जो अपेक्स फ्लावर है, पहला फ्लावर है, वो एक बार जितना ग्रोथ कर लिया है और डेवलप हो गया, उसके बाद वो साइड में ब्रांचेस निकलती जाएंगी, बढ़ता जाएगा कुछ इस तरीके का। तो ये एक पहला फ्लावर होगा, फिर दूसरा फ्लावर होगा, फिर ये तीसरा फ्लावर होगा, फिर ये चौथा फ्लावर होगा। तो जो भी इनके जो इनके मेन फ्लावर होंगे वो नीचे छूट जाएंगे पीछे, और जो बाद वाले होंगे वो बढ़ते जाएंगे। जबकि रेसिमोस में क्या होता है कि जो टॉप फ्लावर होता है वही ऊपर बढ़ते जाता है, जो भी होते हैं वो नीचे उगते जाते हैं। दिस इज एन कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग इनफ्लोरेसेंस। इज देयर एनी डाउट? अब बात करते हैं कुछ फ्लावर के बारे में। एंजियोस्पर्म का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कौन है? मैं यहाँ प्लांट नहीं लिख रहा हूँ, मैं एंजियोस्पर्म लिख रहा हूँ, क्योंकि अब आपको पता है कि फ्लावर का जो कॉन्सेप्ट है वो एंजियोस्पर्म के साथ ही है। आपको जिम्नोस्पर्म और टेरोफाइट्स में या ब्रायोफाइट्स में नहीं मिलेंगे। यदि मैं प्लांट लिखता तो उसका मतलब होता है कि ब्रायोफाइट में भी आपको फ्लावर देखने को मिल रहा है, इसलिए मैंने लिख दिया कि रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म क्या है, फ्लावर। यदि हमने 9th और 10th में फ्लावर का डायग्राम देखा तो कुछ इस तरीके का फ्लावर का डायग्राम मिलेगा।
कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो मेनली जो आपको 4 पार्ट दिखाई देते हैं वो क्या है? कैलेक्स, करोला, एंडोशियम, गाइनोशियम। तो कैलेक्स, करोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम ये 4 पार्ट हैं। इनको हम एक्सेसरी ग्लैंड कहते हैं, जबकि इन दोनों को हम मेल एंड फीमेल गैमेट या यूं कहिए कि रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यही है। मेल एंडोशियम जिसको आप मेल कहते हैं, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, और गाइनोशियम जिसे आप क्या कहते हैं? फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ये पूरा का पूरा फ्लावर एक स्ट्रक्चर के ऊपर टिका हुआ होता है, ये कहलाता है क्या? थैलेमस। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि बाद में जाकर आप देखेंगे कि इसी थैलेमस के बेसिस पे, इसकी पोजीशनिंग और ओवरी की पोजीशनिंग के बेसिस पे हम फ्लावर को डिफरेंशिएट करते हैं उनको, और दूसरे तरीके से भी क्लासीफाई करते हैं। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है फ्लावर का। आप इसे अच्छा, ये 4 पार्ट आपको जानने बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने ये चारों पार्ट आपको बताया। अब कुछ कंडीशंस ऐसी मिलेंगी जहां पर आपको ये कैलेक्स एंड करोला जो दो अलग अलग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लेते हैं तो शायद आपको आइडिया हो जाए। कैलेक्स दरअसल ग्रीन कलर का पार्ट होता है, और ये प्लांट को बड कंडीशन में प्रोटेक्ट करने का काम है। जबकि कोरोला की यदि मैं बात करूं तो ये कलर्ड पार्ट है फ्लावर का, और ये प्लांट के पॉलिनेशन में हेल्प करता है। तो दरअसल ये डायरेक्ट इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इनके बिना फ्लावर और फ्लावर का जो काम है वो पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन और मेल और फीमेल, यदि मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो मेल में टेस्टिस हैं जो स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, ओवरी है जो ओवम का फॉर्मेशन करते हैं, बट उसके बावजूद भी बहुत सारे एक्सेसरी ग्लैंड पाए जाते हैं जिनके बिना, चाहे वो टेस्टिस से स्पर्म का फॉर्मेशन हो या ओवरी से ओवम का फॉर्मेशन होने के बावजूद भी कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि यदि मैं वास डिफरेंस की बात ना करूं, मैं पेनिस की बात ना करूं, मैं सेमिनल वेसिकल की बात ना करूं, मैं प्रोस्टेट ग्लैंड की बात ना करूं, तो ऑटोमेटिकली जो स्पर्म बनेगा वो सीमेन में कन्वर्ट नहीं होगा और वो फीमेल बॉडी तक इंटर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सेसरी ग्लैंड है जो मेल और फीमेल गैमेट तो नहीं बनाते, लेकिन उन मेल और फीमेल गैमेट को अपनी पोजीशन तक पहुंचाने का काम इनके बिना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो कैलेक्स का रोल अभी इसी तरीके से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैलेक्स का काम क्या है? ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले पार्ट मिलेगा, और ये बड कंडीशन में फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। तो यदि कोई फ्लावर बड कंडीशन में ही डिस्ट्रॉय हो गया तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वो काम कौन करता है? कैलेक्स। फिर दूसरा पार्ट मैंने कोरोला कहा कि कलर्ड पार्ट ऑफ पॉलिनेशन कराता है। तो यदि मेल और फीमेल पार्ट मौजूद भी हैं और वो प्रोड्यूस भी कर रहे हैं मेल एंड फीमेल गैमेट, लेकिन यदि इंसेक्ट ही नहीं आया और पॉलिनेशन की प्रोसेस वो नहीं हुई तो फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट होने से कोई लेना देना नहीं बचेगा। तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लावर के, इनको फ्लावर के साथ ही इंक्लूड करके रखते हैं। जहां तक रही बात एंडोशियम की या मेल पार्ट की, तो मेल पार्ट में आप देखेंगे कि मेल पार्ट में इस तरीके का स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं फिलामेंट, और ये वाला पोर्शन कहलाता है एंथर। दरअसल एंथर वो स्ट्रक्चर है जहां से मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज पोलन ग्रेन। इज इट क्लियर? तो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। जहां तक रही बात फीमेल गैमेट की या फीमेल पार्ट की, तो मैं उसको यहां बनाने की कोशिश करता हूं, शायद आपको समझ में आ जाएगा। फिर फीमेल गैमेट की यदि मैं बात करूं या फीमेल पार्ट की यदि मैं बात करूं, गाइनोशियम जिसको मैंने लिख रखा हुआ है, तो आप ध्यान से देखिए फीमेल गैमेट में 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। इज इट क्लियर? फर्स्ट वन इज, दिस वन इज स्टिग्मा, दिस वन इज स्टाइल, दिस वन इज ओवरी। तीनों का काम जान लीजिए। स्टिग्मा एक जो है क्या नाम है, इस तरह का बेस लाइक स्ट्रक्चर है जो कि
इंसेक्ट्स को और बाकी पोलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करता है, जो भी मेल पार्ट होता है उसको रिसीव करने का काम करता है। ये स्टाइल एक कनेक्टिंग ट्यूब की तरह काम करता है जो स्टिग्मा और ओवरी को आपस में जोड़ता है। और ओवरी को स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फीमेल का बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मौजूद होता है या फीमेल गैमेट मौजूद होता है, उसे हम कहते हैं क्या, ओवरी के अंदर मौजूद होता है ओवम या एग सेल मौजूद होता है। आ रही मेरी बात? तो ये एक स्ट्रक्चर है जो हमको, या यूं कहिए कि ये फ्लावर का एक स्ट्रक्चर है और इस फ्लावर के बारे में हमको देखना है या पढ़ना है। अब फ्लावर के स्ट्रक्चर के साथ साथ क्या क्या टर्मोलॉजी यूज होती है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर अब आपको टर्मोलॉजिकल वर्ड दिया जाएगा, अब आपको समझना होगा कि इस वर्ड की मीनिंग क्या है, तो वो समझ लीजिए। देखिए, जब आप फ्लावर पढ़ेंगे तो आपको कुछ नए टर्मोलॉजी से रूबरू होना होगा, ये जानना होगा कि इनकी मीनिंग क्या होती है। सबसे पहला वर्ड मैंने लिखा है पेरियंथ। पेरियंथ क्या होता है? देखिए, पेरियंथ का मतलब होता है कि जब कभी भी कोई ऐसा फ्लावर आपको दिखे जहां पर आप ये डिस्टिंग्विश ना कर पाए कि कैलेक्स कौन कौन से हैं और कोरोला कौन से हैं, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट वाला जो पार्ट है वो तो सबसे अंदर की तरफ होता है। और हाँ, याद रखिएगा इनका अरेंजमेंट भी इसी तरीके से होता है। हर फ्लावर में सबसे पहले आपको कैलेक्स मिलेगा, फिर कोरोला मिलेगा, फिर एंड्रोशियम मिलेगा और सबसे अंदर की तरफ गाइनोशियम मिलेगा। आउटसाइड से यदि इनर साइड की तरफ आप मूव करते हैं तो जब भी कभी किसी फ्लावर में ये फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा कैलेक्स है और कौन सा कोरोला, या यूं कहिए कि दोनों को देखने में एक जैसे दिखाई देते हैं, द कंडीशन इज नोन एज पेरियंथ। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम पेरियंथ कहते हैं, कैलेक्स एंड कोरोला वाले पोजीशन। कैलेक्स एंड कोरोला और नॉट डिफरेंशिएट। द कंडीशन इज नोन एज पेरियंथ। अब क्वेश्चन आता है साहब ये कहां पर मिलेंगे, पेरियंथ की कंडीशन कहां मिलेगी? तो आप देखिए कि जो सनफ्लावर है उसमें ऐसी कंडीशन होती है जहां कैलेक्स एंड कोरोला को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जो आपका गेंदे का फूल होता है उसमें आप देखिए कैलेक्स एंड कोरोला को आप, वो जो फ्लावरेट मिलते हैं उनमें आप कौन सा कैलेक्स है कौन सा कोरोला है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो जब कभी भी कैलेक्स एंड कोरोला को अलग कर पाना मुश्किल हो, उस स्टेज को, उस कंडीशन को हम पेरियंथ कहते हैं। तो एक्चुअली में आपको हर बार बताया नहीं जाएगा कि ये इनके कैलेक्स एंड कोरोला नहीं मिलते, केवल वर्ड यूज किया जाएगा पेरियंथ। तो आपको पता होना चाहिए कि पेरियंथ की मीनिंग क्या है। अब बात आती है सेकंड वन, बाइसेक्सुअल। नाम से क्लियर है, बाई मींस टू, सेक्सुअल मींस सेक्सेस। व्हेन फ्लावर हैज बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट, मतलब यदि केवल एक सिंगल फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट मौजूद है, यानी दोनों सेक्सेस मौजूद हैं, तब उसे हम कहेंगे बाइसेक्सुअल। तभी उसे क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल कहेंगे। यदि दोनों नहीं मौजूद है तो बाइसेक्सुअल नहीं कहेंगे। जबकि यूनिसेक्सुअल का मतलब, यूनि का मतलब होता है सिंगल सेक्स। व्हेन फ्लावर हैज आइदर मेल और फीमेल पार्ट, मीन्स या तो उस फ्लावर में केवल मेल पार्ट है या तो उस फ्लावर में केवल फीमेल पार्ट। तो यदि किसी फ्लावर में दोनों के दोनों सेक्स, जैसे हमने थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाया, ये जो डायग्राम हमने बनाया ये मेल पार्ट में हमने बनाया था और ये फीमेल पार्ट में था, दोनों पार्ट थे, तब उसे हम कहेंगे क्या? बाइसेक्सुअल। लेकिन यदि केवल फीमेल पार्ट पर मौजूद होता तब हम उसे कहते हैं क्या? तब उसे हम कहते हैं, फीमेल पार्ट मौजूद होने में हम उसे कहते हैं क्या? यूनिसेक्सुअल। तो चाहे फीमेल पार्ट बस मौजूद हो या केवल मेल पार्ट मौजूद हो तो यूनिसेक्सुअल, और यदि दोनों तरीके के पार्ट मौजूद हो, दोनों में मेल और फीमेल दोनों पार्ट मौजूद हो, तो वो कहलाएगा क्या? बाइसेक्सुअल। अब बाइसेक्सुअल और सेक्सुअल के बाद जो तीसरी चीज आती है जो फ्लावर में हम को स्टडी करते वक्त कंसीडर करते हैं, वो आती है फ्लावर की सिमेट्री। कि फ्लावर की सिमेट्री क्या है? हमने प्लांट और एनिमल जब क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, असिमेट्रिकल, इस तरीके के 3 वर्ड पढ़े। यहाँ पे भी तो वो प्लांट में थोड़ा से अलग होता है। असिमेट्रिकल का मतलब तो वही है जो प्लांट और जो एनिमल में हमने पढ़ा। असिमेट्रिकल का मतलब होता है व्हेन अ फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड
into equal half at any plane, किसी भी प्लेन से किसी भी तरीके से उसको दो बराबर भागों में आप डिवाइड नहीं कर सकते, तब वो क्या कराएगा, असिमेट्रिकल, किसी भी तरीके की सिमेट्री उसमें देखने को नहीं मिल रही। जबकि यदि मैं एक्टिनोमॉर्फिक की बात करूं तो आप सिंपली इसको समझिए, क्या, रेडियल सिमेट्री। क्या समझिए इसको, रेडियल सिमेट्री, कि आप फ्लावर को एक से ज्यादा प्लेन है जिनसे आप उनको डिवाइड करेंगे तो वो दो बराबर भागों में डिवाइड होंगे। जबकि जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है क्या, बाइलेटरल सिमेट्री, मीन्स ये केवल एक सिंगल प्लेन है जिससे आप डिवाइड करेंगे। मीन्स फ्लावर तो है पर आप कहीं से भी काट के उसको दो बराबर भागों में नहीं डिवाइड कर सकते। एक सिंगल प्लेन है जिससे आप काटेंगे तभी दो बराबर भागों में वो डिवाइड होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने कहा था कि इस स्टार फिश को आप किसी भी एंगल से काट दीजिए, वो रेडियल सिमेट्री होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो बाइलेटरल सिमेट्री है, हम एक ही प्लेन है जिससे दो बराबर भागों में उनको बांटा जा सकता है, वो ये वाला है। आप यहाँ से साइड से ऐसा काटेंगे तो दो बराबर भागों में नहीं डिवाइड होगा, आधा काटेंगे तो दो बराबर भागों में नहीं। तो यही एक सिंगल प्लेन बचता है जिससे भी आप काटेंगे तो वहां कहीं एक आंख इधर, एक नाक, तो इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये आप इसको एक्टिनोमॉर्फिक को रेडियल सिमेट्री की तरह ट्रीट कीजिए, जाइगोमॉर्फिक को आप बाइलेटरल सिमेट्री की तरह ट्रीट कीजिए। अब पांचवी कंडीशन आती है किसी भी फ्लावर में कि फ्लावर किस तरीके का है। तो ट्राइमेरस हो सकता है, टेट्रामेरस हो सकता है, पेंटामेरस हो सकता है। दरअसल ट्राई का मतलब होता है 3, टेट्रा का मतलब होता है 4 और पेंटा का मतलब होता है 5। मींस या तो फ्लावर 3-3 के सीक्वेंस में पाया जाएगा, 3 कैलेक्स, 3 करोला, 3 एंडोशियम, 3 गाइनोशियम, या फ्लावर 4 के एवरेज में पाया जाएगा, 4 कैलेक्स, 4 एंडोशियम, 4 करोला, 4 एंडोशियम, 4 गाइनोशियम, या इन मल्टीपल ऑफ 4 पाया जाएगा। एंडोशियम और गाइनोशियम 4 के मल्टीपल में होंगे। पेंटामेरस का मतलब होता है 5-5 के पार्ट में पाया, कैलेक्स एंड करोला 5-5 हो, इस तरीके का। तो जब कभी भी फ्लावर में कितने जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, कैलेक्स, करोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम, उनको काउंट कर लीजिए। यदि उनकी काउंटिंग में 3, 4, 5 का किसी में से एक का सीक्वेंस मिलेगा ही आपको, तो जिसका मिलेगा उस फ्लावर को कह सकते हो कि ट्राइमेरस फ्लावर है, या पेंटामेरस फ्लावर है, या टेट्रामेरस फ्लावर है। तो आप उनको उनका नाम दे सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज जो तुम्हारी बुक में कहती है वो ब्रैक्टिएट की बात करते हैं, ब्रैक्टिएट एंड इब्रैक्टिएट। कभी कभी ये विद ब्रैक्ट है और ये विदाउट ब्रैक्ट। मीन्स जब कभी भी कोरोला कैलेक्स के पहले एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है ग्रीन कलर का, हरा कलर का, वो कहलाता है क्या, ब्रैक्ट। यदि ब्रैक्ट मौजूद है किसी फ्लावर में तो वो ब्रैक्टिएट फ्लावर है। आपने भी चाइना रोज देखा हो तो कैलेक्स के पहले भी 4-5 पतले पतले ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा, तो ब्रैक्टिएट फ्लावर कहलाता है। और जिसमें ये नहीं होते उनको इब्रैक्टिएट कहते हैं। ये इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि जब कभी आप आगे वाले अभी टॉपिक में फ्लावर का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि वो यूनिसेक्सुअल है, वो बाइसेक्सुअल है, उसमें पेरियंथ है कि नहीं, वो आसिमेट्रिकल है कि एक्टिनोमॉर्फिक है कि जाइगोमॉर्फिक है, ट्राइमेरस है, टेट्रामेरस है, पेंटामेरस है, या ब्रैक्टिएट या इब्रैक्टिएट है। तो किस तरीके का फ्लावर है उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन देना होता है जब आप फ्लावर का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो एज पर प्लांट की कैटेगरी हम फ्लावर की भी एक निश्चित आकार शेप होता है, यानी एक ही फैमिली के जो फ्लावर होंगे वो एक जैसे देखने को मिलते हैं। तो ये भी कंडीशन हमको देखने को मिलती है। इज इट क्लियर? तो अलग अलग फ्लावर में कोशिश कीजिए कि एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक थोड़ा सा सर्च कीजिए कि कौन सा फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, कौन सा फ्लावर जाइगोमॉर्फिक है। उदाहरण के तौर पर यदि मैं कहूं तो एक्टिनोमॉर्फिक में आपको मस्टर्ड मिल जाएगा। मस्टर्ड एक अच्छा एग्जाम्पल है किसका, एक्टिनोमॉर्फिक का। जबकि आप जाइगोमॉर्फिक में आएंगे या बाइलेटरल सिमेट्री में आएंगे तो पी प्लांट हो जाएगा। एक तो पी प्लांट है और गुलमो है। ये सब कैसे हैं, ये बाइलेटरल सिमेट्री वाले। यहां तक कोई डाउट, इतना समझ में आ गया? जैसे मैंने कहा कि
फ्लावर में जो ओवरी होती है वो थैलेमस के ऊपर होती है। इसी थैलेमस के ऊपर मौजूद होने के हिसाब से बेस्ड ऑन द पोजीशन, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम इन थैलेमस, with respect to whom? With respect to ovary. Means normally ovary किसके ऊपर मौजूद है? थैलेमस के ऊपर मौजूद है ovary। तो इस थैलेमस के की जो पोजीशन है, इसी थैलेमस के साथ बाकी भी फ्लोरल पार्ट मौजूद है, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम। तो कैलेक्स, करोला और एंड्रोशियम की पोजीशन क्या है थैलेमस में इन रिस्पेक्ट टू द ओवरी? ऑन द बेसिस ऑफ दिस अगेन फ्लावर इज डिवाइडेड इन थ्री सब डिविजन। पहली बात करते हैं किसकी? हाइपोगाइनस। ये हाइपोगाइनस फ्लावर। देखिए जब कभी भी ये आपका क्या है? थैलेमस। ये क्या होगा? ओवरी। यदि थैलेमस में ओवरी सुपीरियर हो या ऊपर हो और बाकी जितने भी फ्लोरल पार्ट हैं वो सब ओवरी से क्या हुए हो? नीचे से अराइज हुए हो। लाइक दिस। जब कभी भी ओवरी सुपीरियर हो, मीन्स थैलेमस में सबसे ऊपर ओवरी हो और जो थैलेमस है उसके बाद में नीचे की तरफ उसकी पेरीफेरी से थैलेमस से चाहे वो एंड्रोशियम हो, चाहे वो कैलेक्स हो या कोरोला डेवलप हुए हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? तो जब कभी भी गाइनोशियम ऑक्यूपाई हाईएस्ट पोजीशन इन फ्लावर, तो जब भी कभी गाइनोशियम हाईएस्ट पोजीशन गेन करेगा फ्लावर में, ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? हाइपोगाइनस। और यहां पर हर वक्त ओवरी क्या होगी? सुपीरियर। सबसे ऊपर कौन होगी? ओवरी होगी। इज देयर एनी डाउट? मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल इसके एग्जाम्पल हैं। मस्टर्ड, चाइना रोज और इनके जो बेस्ट एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि इन्हीं के ये एग्जाम्पल है। इज इट क्लियर? जो ब्रिंजल ये अब ये तो एक तरीके की ओवरी होगी। दूसरे तरीके का फ्लावर कहलाता है पेरीगाइनस। यहां क्या हो रहा है? यहां पर जो आपका थैलेमस है वो इस तरीके का है। ओवरी इस तरीके की। तो ओवरी और जो फ्लोरल पार्ट अराइज हुए वो यहां से अराइज हुए। तो अब ना ओवरी सुपीरियर और ना तो नीचे है, तकरीबन आप ऐसा समझ लीजिए कि ये एक थैलेमस है। थैलेमस में यहाँ ये ओवरी है और इसके पेरिफेरल पार्ट से जो है तो क्या नाम है बाकी पार्ट निकले हुए हैं। तो ना तो ओवरी सुपीरियर है, अभी ओवरी और बाकी फ्लोरल पार्ट तकरीबन सेम हाइट में, सेम पोजीशन पे मौजूद है। तब ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं क्या? पेरीगाइनस। ओवरी एट द सेंटर ऑफ द थैलेमस एंड अदर पार्ट इन द रिम ऑफ द थैलेमस। तो ये थैलेमस के रिम में मौजूद होते हैं। व्हेन ovary and other part of flower are in same plane means सेम हाइट में मौजूद होते हैं। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं क्या? पेरीगाइनस।
और यहाँ पर जो ओवरी होती है हाफ सुपीरियर, आधी क्या होती है सुपीरियर होते हैं और आधी सुपीरियर नहीं होती। क्यों? क्योंकि बाकी जो फ्लोरल पार्ट है वो भी उसके बगल में निकले हुए होते हैं, तो यहाँ हाफ सुपीरियर होती है। रोज और में ये एग्जाम्पल इसका सबसे बेस्ट है। रोज में आपको इस तरीके की ओवरी देखने को मिलेगी, जिसको हम कहते हैं क्या, पेरीगाइनस। एक तीसरे तरीके की ओवरी होगी इपिगाइनस। तो ये हमने देखा कि ओवरी सबसे ऊपर, ओवरी धीरे से थोड़ा सा धंस सी गई है किसके अंदर, थैलेमस के अंदर। यहां पर इपिगाइनस में क्या होता है कि ओवरी पूरी तरीके से डिफ्यूज सी हो जाती है, किसमें, थैलेमस में। लाइक दिस, फ्लोरल पार्ट जो है वो क्या होते हैं, ओवरी से ऊपर हो जाते हैं। वह जैसे ही फ्लोरल पार्ट ओवरी से ऊपर होंगे, ओवरी क्या हो गई, अंदर की तरफ धंस गई। तो यहां पर ऑल फ्लोरल पार्ट आर अबव द ओवरी एंड ओवरी इज इंफीरियर है, ओवरी इज इंफीरियर। ये कहलाता है कौन सा, इपिगाइनस कंडीशन। कैसी कंडीशन, इपिगाइनस कंडीशन। आप गुआवा में और सनफ्लावर में इस तरीके की ओवरी देख सकते। गुआवा और सनफ्लावर है, सनफ्लावर भी है, कुकुम्बर है, कुकुम्बर में भी देख सकते। सो हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, इपिगाइनस। हाइपोगाइनस मीन्स थैलेमस के ऊपर मौजूद होगी, सबसे ऊपर होगी ओवरी। पेरीगाइनस में थोड़ा सा सभी के सभी फ्लोरल पार्ट एक ही सेम प्लेन पे मौजूद होंगे। इपिगाइनस में आप देखेंगे कि जो ओवरी है वो थैलेमस के अंदर धंस गई है, एक तरीके से डिफ्यूज हो गई है थैलेमस के अंदर। ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। और बाकी जो फ्लोरल पार्ट होंगे, चूंकि वो थैलेमस से ही अराइज हो रहे हैं, तो वो सब ऊपर हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे क्या, इपिगाइनस। तो फ्लावर को नॉर्मली 3 कंडीशन में हम डिवाइड करते हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, इपिगाइनस। तो जब आप फ्लावर का डिस्क्रिप्शन करेंगे तब आपको ये भी देखना होगा कि ओवरी क्या है, सुपीरियर है, हाफ सुपीरियर है, इंफीरियर। यदि सुपीरियर है तो हाइपोगाइनस, हाफ सुपीरियर है तो पेरीगाइनस, और यदि इंफीरियर है तो इपिगाइनस। तो दीज आर द टर्मिनोलॉजी विच आर यूज्ड इन प्लांट डिस्क्रिप्शन। जब भी आप करेंगे तब हम ये देखने को हमको मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे पार्ट ऑफ फ्लावर की, और पार्ट ऑफ फ्लावर में भी कैलिक्स क्या है, करोला क्या है, किस तरीके का अरेंजमेंट है एंडोशियम एंड गाइनोशियम का, एंड ऑल दीज थिंग्स। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।